नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। वाह पापा जी वाह! लगता है आप तो अपना सारा प्यार अपनी दोनों बेटियों और बड़े भैया के लिए ही रखा है। मुझे तो न जाने आपने कचरे के डिब्बे से उठाकर लाया होगा, ऐसा दुर्व्यवहार करते हो आप मेरे साथ। छोटे बेटे शौर्य ने अपने पापा दयानंद जी से अपने बचपन में गलती से गुस्से में नाराज होकर कह दिया था। तब से अब छोटे बेटे शौर्य की शादी भी हो गई, फिर भी न जाने छोटे बेटे के साथ दयानंद जी न तो कभी प्यार से बात किए और न ही उसे सपोर्ट किए। हमेशा उसके साथ चिढ़कर ही बातें किए। यहाँ तक कि उसकी पत्नी अवनी के साथ भी उन्होंने न ही कभी खुश होकर बात किया, न ही उसे बहू की तरह मान सम्मान दिया। बेटे की शादी के तुरंत बाद ही उन्हें अपने घर से जाने के लिए कह दिया, जहां अवनी की पोस्टिंग थी। दरअसल अवनी एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, तो अवनी की सुविधा के अनुसार शौर्य ने भी अपना बिजनेस उसी शहर में शुरू कर लिया था। लेकिन शौर्य की माँ अनुसुईया जी को अपने बेटे शौर्य से बहुत लगाव था। वह उससे बहुत अधिक प्यार करती थी। शौर्य भी अपने माता पिता से दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन दयानंद जी उससे सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करते थे। वहीं उन्हें अपने बड़े बेटे संजय पर बड़ा नाज था। उन्हें विश्वास था कि संजय एक दिन उनका सिर गर्व से ऊंचा कर देगा। उन्हें अपनी बेटियों पर भी बहुत विश्वास था कि वे आड़े समय में उनके काम आएंगी। लेकिन समय की मार ने ऐसा दिन दिखाया कि दयानंद जी को अपने जिन बच्चों पर अटूट विश्वास था, वही बच्चे नालायक, नाकारा और स्वार्थी निकले। वहीं जिससे उन्होंने हमेशा नफरत किया, कभी भी प्यार के दो शब्द उसके साथ नहीं बोले, आज उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़कर उनका विश्वास जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दयानंद जी के चेहरे पर आज कई दिनों बाद छोटी बहू अवनी ने थोड़ी मुस्कुराहट देखी थी। अम्मा जी की मौत को लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अम्मा जी की मौत के बाद उनके गहनों और साड़ियों का बंटवारा हो गया था। लेकिन जब पापा जी के बंटवारे की बात आई तो सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अवनी के पति शौर्य अपने पिता दयानंद जी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब हर चीज का बंटवारा हो रहा था तो शौर्य ने बंटवारे में अपने पिता को चुना था। दयानंद जी इतना तो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके छोटे बेटे और बहू को किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। उन दोनों के पास जितना है वे उसी में खुश रहते हैं। सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर दयानंद जी को अपने पास रखने से मना कर दिया, तो शौर्य ने आगे बढ़कर कहा कि वह पापा को अपने साथ रखना चाहता है। यह सुनकर बाकी सभी के चेहरे पर तो मुस्कान तैर गई थी, क्योंकि अब उन्हें पापा जी की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। जब शौर्य की बेटी प्रांसी को इस बात का पता चला कि उसके दादाजी उसके साथ रहेंगे, तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। दयानंद जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ आ तो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहे थे कि पता नहीं वे अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से निभा पाएंगे या नहीं। क्योंकि पहले तो जब कभी आए थे तो दयानंद जी की पत्नी अनसुईया जी उनके साथ ही आई थी, और अपनी पत्नी के होते हुए दयानंद जी को किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। कई दिनों तक तो उनको अपनी बहू अवनी से कुछ भी मांगने में झिझक महसूस होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अवनी का व्यवहार देखकर उनकी झिझक खत्म हो गई थी। सबके साथ घुलने मिलने में उनको लगभग 20 से 25 दिन बीत गए। शौर्य जब भी ऑफिस से घर आता तो सबसे पहले वह अपने पिता के पास थोड़ी देर बैठता था और उनसे पूरे दिन की हालचाल पूछता था, जो दयानंद जी को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शाम को सब बैठकर चाय पी रहे थे तो दयानंद जी ने अवनी से कहा, छोटी बहू, तुमने अपनी माँ की साड़ी और गहने क्यों नहीं लिए? अवनी ने कहा, पापा जी, अम्मा जी का सबसे कीमती तोहफा तो आप हैं, जो मेरे पास है। यही मेरे लिए बहुत है। मुझे और किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से वापस आ जाए। अवनी बहू, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, वह तो मुझे छोड़कर चली गई। अब
मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कहाँ से लाऊं? पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हम सब हैं ना। आप तो जानते ही हैं कि प्रांसी आपसे कितना प्यार करती है। बहू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे रहते हुए मेरी पत्नी के सारे गहने और साड़ियाँ मेरे सभी बच्चे आपस में बांट लेंगे। मेरे पास मेरी पत्नी की कोई भी निशानी नहीं है। जब मैं अपनी पत्नी का दुख मना रहा था तो मेरे बच्चे आपस में बंटवारा कर रहे थे। खैर, छोड़ो बहू, जो हो गया सो हो गया। अब देखो भगवान मुझे आगे क्या क्या दिन दिखाता है। पापा जी, आप परेशान मत होइए, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। अवनी किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी और दयानंद जी अपनी पोती प्रांसी के साथ बातें करने लगे। सभी लोग एक साथ डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आज पापा जी की बातें सुनकर अवनी को नींद नहीं आ रही थी। बंटवारे की बात याद करके अवनी अतीत के गलियारों में खो गई। अम्मा जी नहीं रही। जब 2 सप्ताह पहले अवनी को अपनी सास के निधन का यह अप्रिय समाचार सुनाया गया था, तब सहसा उसके कानों को यकीन ही नहीं हुआ था। उसका मन बहुत ही बेचैन हो गया था, परंतु सच को झुठलाने का उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सका। अवनी को उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाने का अफसोस शायद जीवन भर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अवनी अपनी सासू माँ के साथ नहीं थी, उन दोनों में तो बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी बुजुर्ग का साया अपने ऊपर से उठ जाना अपने आप में सदमा देने वाला अनुभव होता है। अवनी का मन बहुत ही व्याकुल हो जाता था जब वह अपने ससुर जी को इस हालत में देखती है। और फिर शौर्य भी तो अपने अम्मा पापा से बहुत प्यार करता है। शौर्य पिता से ज्यादा अपनी अम्मा के ही करीब था। हालांकि यह बात जग जाहिर थी कि शौर्य की माँ सबसे ज्यादा अपने बड़े बेटे को मानती थी, परंतु शौर्य अपनी शांत प्रवृत्ति के कारण अपने अंदर किसी भी तरह की दुर्भावना को पनपने नहीं दिया करता था। उसकी यही भलमनसाहट कभी कभी अवनी को नागवार गुजरती थी। पापा जी से तो खैर अवनी की कई बार बहस हो जाया करती थी, लेकिन अम्मा जी के साथ उसकी कभी भी कोई भी अशोभनीय बात नहीं हुई। कारण पापा जी काफी मुखर और अम्मा जी अंतर्मुखी थी। वैसे तो शौर्य अपनी भावनाओं को छुपाने में बहुत ही माहिर है, परंतु इस बार इस कला में शौर्य को भी सफलता हाथ नहीं लगी। शौर्य के चेहरे की लाचारगी को देखकर अवनी का मन रोने को हो जाता। उसको मानसिक सांत्वना देने के लिए अवनी अंतिम संस्कार के समय भी उनके साथ नहीं थी। यह बात अवनी को रह रहकर कचोटती है, लेकिन उसकी भी ऐसी मजबूरी थी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रांसी की बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, जिसे बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए शौर्य को अकेले ही जाना पड़ा था। क्रियाकर्म के बाद शौर्य घर लौट आए थे, क्योंकि लगातार द्वादश कर्म तक रुकने के लायक छुट्टी नहीं थी। उसके बाद बड़े भैया और भाभी वहीं पर रुके हुए थे। 3 दिन पहले ही प्रांसी की परीक्षा समाप्त हुई है और इस बार द्वादशा कर्म में शामिल होने अवनी भी ससुराल जा रही थी। रास्ते भर वे तीनों चुपचाप ही रहे। अन्य अवसर होता तो प्रांसी रेलगाड़ी के सफर में काफी उत्साहित रहती थी, लेकिन अपनी दादी को खोने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वह अपने स्वभाव के विपरीत शांत बैठी थी। संवादहीनता की स्थिति में अवनी के अंदर विचारों और भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। वह बार बार कल्पना करती कि पता नहीं गांव के घर पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि अवनी की दोनों नंदे और भाभी पहले से ही वहां पर मौजूद थी और फिर 3 दिन पहले पटना वाली बुआ भी आ गई थी। नजदीकी रिश्तेदारों में सबसे बाद में पहुंचने वाली अवनी ही थी। वह अंदर से तो बहुत भावुक है, परंतु अपने आंसुओं पर काफी नियंत्रण कर लेती है। यही कारण है कि कई बार लोग उसको संवेदनहीन भी समझने लगते हैं। अवनी के भी आंसू बहते हैं, लेकिन अकेले में। अपनी कमजोरी दूसरों के सामने जाहिर करना उसके स्वभाव में है ही नहीं। इसलिए उसको कई बार कठोर, निर्दयी, हृदयहीन आदि संबोधनों से भी विभूषित किया जा चुका है। अवनी मन ही मन में सोच रही थी कि इस बार वहां पहुंचते ही उसको अपने आंसुओं पर लगाए हुए बांध को सब प्रयास तोड़ना होगा, वरना फिर लोग उसे संशय के कटघरे में खड़ा कर देंगे।
यही सब सोचते विचारते सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। दिन के 11 बज रहे थे जब उनकी ट्रेन स्टेशन पर रुकी। पापा जी ने ड्राइवर एवं गाड़ी पहले से ही भेज रखी थी, इसलिए बिना किसी परेशानी के वे सब 11:30 बजे तक घर पहुंच चुके थे। छोटी मामी आ गई, छोटी मामी आ गई, छोटा बंटी ने अवनी को देखते ही दौड़कर अंदर सभी लोगों को सूचना दी। तुरंत ही अंदर से ममता दीदी यानी कि अवनी की बड़ी ननद आई और उसको अपने साथ ले गई। बरामदे में ही बाकी सभी लोगों से भेंट हो गई। अवनी ने दीदी, भाभी एवं बुआ सभी के पांव छुए, फिर वहीं खाट पर बैठ गई। वहां का माहौल कहीं से भी मातम का नहीं लग रहा था। भाभी नौकरों एवं महेरियों को दिशा निर्देश दे रही थी कि कैसे और क्या क्या तैयारियां करनी है। नंदे और बुआ गपशप में मशगूल थी। अपनी उपस्थिति का आभास कराने के उद्देश्य से अवनी ने पूछा, पापा जी कहाँ पर हैं? अम्मा जी के कमरे में हैं, कविता दीदी यानी कि छोटी ननद ने बताया और अवनी को उस कमरे की ओर ले जाने के लिए तत्पर हो गई। पापा जी आंखें बंद किए हुए आराम कुर्सी पर बैठे थे। सोए थे या जाग रहे थे दूर से पता नहीं चल पाया, परंतु अवनी की आहट सुनते ही उन्होंने आंखें खोल दी और बोली, आ गई छोटी दुल्हन, कहते हुए अवनी को सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अवनी और प्रांसी ने उनके पैर छुए तो प्रांसी के सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने बड़े ही प्यार से वात्सल्य से पूछा, परीक्षा कैसे हुई बेटा? अच्छी हुई दादाजी, कहते हुए प्रांसी की आवाज भर्रा गई और वह उनके पास बैठ गई। पापा जी के चेहरे पर अवसाद की रेखाएं स्पष्ट थी। उनका स्वभाव भी काफी बदला हुआ सा लग रहा था। कहाँ तो गुस्सैल और डांटता फटकारता हुआ उनका रौद्र रूप और कहाँ यह शांत निश्चल ममत्व भरा हुआ रूप। एक क्षण के लिए अवनी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही पापा जी हैं जिन्होंने कभी किसी से भी प्यार से बात नहीं की थी। अम्मा जी की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया था और शायद उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास भी हो गया था। अवनी थोड़ी देर वहीं चुपचाप बैठी रही और वातावरण की बोझिलता को महसूस करती रही। अवनी का मन काफी भारी हो चला था, लेकिन न तो आंसू निकले और न ही पापा जी के लिए सांत्वना का कोई शब्द। इतनी ही देर में गाड़ी से सामान वगैरह निकलवाकर और व्यवस्थित कर शौर्य भी वहां आ गया। शौर्य के आते ही अवनी वहां से निकल गई ताकि पिता पुत्र बिना किसी झिझक के अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके और साझा दुख सुख बांट सके। बरामदे में मजलिस अभी भी जमी हुई थी और खाट के बीचों बीच एक खुली अटैची रखी हुई थी जिसमें कुछ जेवरात के डिब्बे पड़े थे। भाभी ने अवनी को देखते ही बुला लिया और कहने लगी, अवनी तू भी इनमें से अपनी पसंद का एक जेवर ले ले। अम्मा जी के 6 सेट में से हम तीनों ने ले लिया है, मतलब दोनों नंदे एवं भाभी ने एक एक ले लिया था। तू भी ले ले और जो 2 बचेंगे वो दोनों बुआ ले लेंगी। अवनी को यह सब बड़ा ही अजीब लगा। यहाँ अम्मा जी के चले जाने का दुख किसी को नहीं, ये सब तो उनके जेवरों के बंटवारों में लगे हुए हैं। अवनी ने कहा, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप लोगों को जो भी ठीक लगे वो कर लो। हाँ हाँ, तुझे क्यों दिलचस्पी होने लगी? तुझे कौन सा किसी चीज की कमी है? तू तो खुद कमाती है ना, जितने चाहे बनवा लेगी। और हम भी कौन से जेवरों के लिए मरे जा रहे हैं? वैसे भी तू तो अपनी कमाई सब अपने पास ही रखती है, हम तो अम्मा जी की निशानी समझ कर ले रहे हैं। लखनऊ वाली बुआ जी ने कटाक्ष करते हुए कहा, अरे बुआ जी छोड़िए ना, छोटी है, उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। नहीं नहीं, बुरा मानने वाली बात है। देखो ना, ये कैसी बातें कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ अम्मा जी के जेवर ही बांटने आए हैं। अवनी का मन तो बहुत हुआ कि वह बोल दे, आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि बुआ जी को इतना बुरा लग गया। तभी भाभी बोली, छोड़िए आपस की बातें, मैं अपनी समझ से ही ये वाला सेट अवनी को दे देती हूँ। यह कहते हुए भाभी ने जेवर का एक डिब्बा उठाकर अवनी की तरफ बढ़ा दिया। अवनी ने वह डिब्बा अनमने भाव से ले तो लिया, मगर खोल कर भी नहीं देखा। तभी लखनऊ वाली बुआ जी ने अवनी के हाथ से डिब्बा ले लिया और खोलकर बोली, ये तो थोड़ा भारी वाला सेट है और है भी पुराने डिजाइन का। अब अवनी तो ठहरी प्रोफेसर, वो इस तरह का हार थोड़ी ना पहनेगी, उसके लिए तो ये ठीक रहेगा। और उन्होंने अवनी को एक दूसरा डिब्बा पकड़ा दिया।
अवनी ने उसे भी खोलकर नहीं देखा। बुआ जी ने खुद पहले वाला डिब्बा रखते हुए कहा, मैं ये ले लेती हूँ। मीना बुआ की बेटी के ब्याह में चला दूंगी। भारी गहना लेकर जाएगी मीना तो ससुराल में उसका रौब बढ़ेगा। अब जो एकमात्र डिब्बा बचा था उसे पटना वाली बुआ ने रख लिया। अब बारी आई अम्मा जी के कंगन एवं चूड़ियों की। कुल 5 जोड़ी कंगन थे, जिनमें 4 जोड़ी थोड़े हल्के थे एवं एक भारी था। उसके अलावा 2 पतली चूड़ियां भी थी। भाभी ने उनका भी हिसाब लगाया। 4 जोड़ियों में से एक एक ममता दीदी एवं कविता दीदी के लिए और एक एक अवनी के लिए तथा एक स्वयं के लिए निकाल लिया। फिर 2 भारी कंगनों में से एक एक दोनों बुआ को दे दिया। अब बच गई 2 चूड़ियां। तो जब तक वे सोचती कि उनका बंटवारा कैसे किया जाए, तब तक लखनऊ वाली बुआ ने तपाक से अपनी कलाइयों की तरफ इशारा करके कहा, बड़ी दुल्हन, मेरी ये चूड़ियां उस वक्त थोड़ी हल्की बन गई थी। मैं अम्मा जी की इन चूड़ियों को मिलाकर थोड़ी भारी चूड़ी बनवा लूंगी। वैसे भी मुझे कौन सी कांच की चूड़ियों के साथ पहननी है, बस 2 सोने की चूड़ियां ही तो डाल सकती हूँ। थोड़ी वजनदार रहे तो अच्छा है। अवनी अवाक बुआ की ओर देखने लगी। इंसान इतना भौतिकवादी कैसे हो सकता है? फूफा जी के देहावसान का अभी 2 साल भी नहीं हुए थे, फिर भी इतनी बेबाकी से वह यह सब बोल गई। उनका प्रस्ताव सुनकर दीदी एवं भाभी की बोलती भी बंद हो गई। माहौल की बोझिलता को कम करने के ख्याल से पटना वाली बुआ ने कहा, हाँ हाँ ठीक तो है, ये चूड़ियाँ दीदी ही रख ले तो अच्छा है। भाभी ने भी सहमति में सिर हिला दिया। तुम सब ये किस जोड़ तोड़ में लगे हो? इतना दिन चढ़ गया, खिलाने पिलाने की तैयारी नहीं होगी क्या? छोटे चाचा जी की कड़कड़ाती आवाज ने महिला मंडली की गतिविधियों पर अचानक विराम लगा दिया। भाभी जल्दी जल्दी खाट पर बिखरे अटैची के सामान को समेटने लगी। सभी औरतें अपने अपने हिस्से में आई अम्मा जी की सौगात समेटते हुए तितर बितर हो गई। अवनी के हृदय पर मानो 100 मन का बोझ लद गया हो और वह भी उठकर चल दी। अवनी के हाथों में भी जेवर का डिब्बा था जो उसको अपराध भावना से ग्रसित कर रहा था। अगर वह नहीं लेती तो घमंडी करार दी जाती और ले लेती है तो कोई बात नहीं, इन गहनों को प्रांसी की शादी में दे दूंगी, उसकी दादी की तरफ से आशीर्वाद समझकर। यह सोचकर अवनी ने अपने आप को अपराध भावना से मुक्त करने की कोशिश की सफर की। थकान और यहाँ की गहमा गहमी अवनी पर हावी होने लगी थी। उसके सर में दर्द उठ गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए अवनी सोने चली गई। खाना पीना हो चुकने के बाद भाभी ने पुनः सभी महिलाओं को अम्मा जी के कमरे में एकत्रित किया। उनकी मनसा अम्मा जी के साड़ियों का हिसाब किताब लगाने की थी। अम्मा जी तो बहुत ही शौकीन मिजाज थी। भले ही वह गांव में रहती थी, मगर उनके पास साड़ियों का खूबसूरत संग्रह हुआ करता था। कविता दीदी अवनी को भी बुलाने आई तो उसने विनम्रता से मना करना चाहा, लेकिन उनके जोर देने पर अवनी को भी मजबूरन आना ही पड़ा। भाभी ने बड़ी कुशलता से उनकी 6 बनारसी साड़ियों में से एक एक सभी को पकड़ा दी। मैं इन साड़ियों का क्या करूंगी? अनायास ही अवनी के मुंह से निकल गया। क्यों? ये तो पुराने जमाने की महंगी साड़ी है, इसमें असली चांदी की जरी लगी हुई है। बनारसी साड़ी की दुकान में इसकी खूब अच्छी कीमत मिल जाएगी। कविता दीदी ने बड़ी ही तत्परता से कहा। अब मेरे ये दिन आ गए क्या कि अम्मा जी की साड़ियाँ बेचकर पैसे कमाऊं? अवनी ने मन ही मन सोचा, मगर कहीं मेरी बात का बतंगड़ न बन जाए, इसलिए उस समय उसने इतना ही कहा, दीदी मुझे इन सब कामों का सहूर नहीं है, ये सब आप ही के बस का है। ऐसा कीजिए, ये आप ही रख लीजिए, मेरे पास तो यूं ही पड़ी रह जाएगी। पता नहीं दीदी को अवनी की बात अच्छी लगी या बुरी, लेकिन ठीक है, जैसा कहो। यह कहते हुए उन्होंने वह साड़ी अपने पास रख ली। अवनी ने कनखियों से देखा। लखनऊ वाली बुआ उस साड़ी को ललचाई निगाहों से देख रही थी। उससे आंखें मिलते ही थोड़ी झेंप गई। अवनी सुबह से हो रहे इस बंटवारे की क्रियाकलाप से ऊब सी गई थी। यह सब क्या तमाशा चल रहा है? ये नहीं कि 2 घड़ी बैठकर अब सब आपस में अम्मा जी की अच्छी बातों पर चर्चा करें, उनके नेक कर्मों को याद करें, पर यहाँ तो जैसे लूट मची हुई है। इनमें कौन कितना लंबा हाथ मार सकता है, सभी इसी फिराक में है। मर्द लोग गांव के सभी लोगों की भोज भात की तैयारी में लगे थे। खिलाने पिलाने के लिए रसोइये
एवं हलवाई बाहर से ही बुलाए गए थे, इसलिए घर की महिलाओं के पास रसोई से संबंधित कोई काम नहीं रह गया था। सभी के चेहरे पर एक राहत का भाव था, अपनी अपनी गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होने की राहत का भाव, जैसे सब पिकनिक मनाने या किसी समारोह में सम्मिलित होने आए हों। अवनी की मानसिक स्थिति से अनभिज्ञ बाकी औरतें उलट पुलट कर अम्मा जी की बाकी साड़ियां देखने और समझने में तल्लीन थी। समझने में इसलिए कि सभी छूकर टटोल कर अंदाजा लगा रही थी कि कौन सी कितनी नई है या पुरानी है और कौन सी कितनी महंगी होगी। खैर, निष्पक्ष बंटवारे में निपुण मानी जाने वाली भाभी ने फिर उसी कुशलता से हम 6 औरतों के बीच में साड़ियाँ करीब करीब बराबर बराबर बांट दी। मजे की बात तो यह थी कि कविता दीदी एवं ममता दीदी ने 2-2, 3-3 साड़ियों की आपस में अदला बदली भी कर ली। अवनी के सामने फिर असमंजस की स्थिति बनी। अपने हिस्से आई साड़ियों में से उसने एक सबसे साधारण सी साड़ी रख ली। उसने कहा, वह तो बस यह साड़ी रख रही है अम्मा जी की निशानी के तौर पर। भाभी, बाकी की साड़ियाँ आप इनमें ही बांट दें। अवनी ने डरते डरते दोनों दीदी एवं बुआ की ओर इशारा करते हुए कहा। इससे पहले कि भाभी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती, लखनऊ वाली बुआ ने पुनः कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ हाँ, अवनी ठीक ही कहती है। बड़े लोगों की बड़ी बातें, ये क्यों पहनने लगी पुरानी साड़ियाँ? बुआ, आप तो हर बात का गलत अर्थ ले लेती हैं। अवनी की ओर से जैसे भाभी ने सफाई दी। अब इसकी इच्छा नहीं है तो ना सही, आप लोग ही और रख लें। और अंततः भाभी ने अवनी के हिस्से की साड़ियाँ भी उनमें बांट दी। उसने चैन की सांस ली। चलो, बंटवारा प्रकरण का पटाक्षेप तो हुआ। आज सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। दोनों बुआ शाम की ट्रेन से वापस लौट रही हैं। बाकी सभी लोगों को कल लौटना है। पापा जी अब कैसे और कहाँ रहेंगे? इस ज्वलंत विषय पर चर्चा के लिए सभी लोग बरामदे में एकत्रित हुए। पापा जी कहाँ रहना चाहते हैं, ये तो उन्हीं से पूछ लेना चाहिए, भैया ने कहा। मगर यह भी तो देखना होगा कि कौन उनकी जिम्मेदारी ले सकने की स्थिति में है। भाभी ने तुरंत बात काटते हुए कहा, अम्मा के बिना पापा जी को संभालना हमारे बस में नहीं है। कविता दीदी ने जल्दी से पल्ला झाड़ते हुए कहा, वैसे भी बेटे के रहते बेटियां थोड़े ही माँ बाप को संभालती हैं, लोग क्या कहेंगे? ममता दीदी ने कविता दीदी की बात पर समर्थन का मुहर लगाया। मेरा तो घर बहुत ही छोटा है, पापा जी को वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है। सुबह से ड्राइंग रूम में और रात में बेडरूम, किसी तरह तो हम ही एडजस्ट हो पाते हैं। और मुंबई में बड़ा मकान लेना मजाक थोड़ी ना है। उस पर पापा जी के साथ साथ उनका सेवक और ड्राइवर भी तो रहेगा ही। भाभी ने बड़े सफाई से अपनी असमर्थता जाहिर की। ठीक है, पापा को मैं ही ले जाऊंगा, सौर्य ने ऐलान कर दिया। हाँ हाँ, तुम्हारे यहाँ कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और तुम्हारा तो घर भी बड़ा है। अवनी स्वयं नौकरी करती है, इसलिए नौकरों मेहरियों का भी तो इंतजाम हमेशा रहता ही है। भाभी ने इस प्रस्ताव का सही साबित करने के उद्देश्य से कहा। इस नाजुक विषय पर अवनी ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। वैसे भी शौर्य कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते हैं और न ही उसका स्वभाव ऐसा है। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो भी क्या, अपनों के लिए इतनी नापतोल थोड़ी ही की जाती है। जब वह सब ट्रेन से लौट रहे थे, पापा जी हमारे साथ ही थे। उनके चेहरे पर भी संतोष का भाव झलक रहा था। दादाजी, मैं आपको अपना कंप्यूटर दिखाऊंगी। प्रांसी बहुत चहक रही थी। गांव जाते समय उसके हृदय में कुछ खोने का दुख था, परंतु लौटते समय उसकी आंखों में कुछ पाने की चमक थी। अवनी भी खुश थी, लेकिन पापा जी के टूटे हुए रूप को देखकर उसका मन काफी कचोट रहा था। चलो कोई नहीं, इसी बहाने उनकी सेवा का पुण्य तो मिलेगा। अवनी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही थी जो पापा जी उसके घर पर आए। बाकी लोगों को क्या पता कि अम्मा जी की जीवन भर की जमा पूंजी के बंटवारे में उनकी सबसे कीमती चीज उसको ही मिली थी। अचानक से अवनी का हाथ टेबल में जा लगा तो वह अतीत के गलियारे से वापस आई। तभी उसको ऐसा लगा जैसे पापा जी आवाज दे रहे हों। अवनी ने शौर्य को जगाया और बोली, शौर्य उठना जरा, देखो तो शायद पापा जी बुला रहे हैं। शौर्य जब दयानंद जी के कमरे के अंदर गया तो उसने देखा दयानंद जी कांप रहे थे। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर शौर्य बहुत डर गया। शौर्य ने फटाफट गाड़ी निकाली और फिर दोनों पापा जी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जब दयानंद जी को देखा तो उन्होंने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, मौसम चेंज हुआ है,
इसलिए वायरल हो गया है। डॉक्टर ने पर्चे पर दवाइयाँ लिख दी और शौर्य सारी दवाइयाँ लेकर आ गया। अवनी ने 7 दिन की छुट्टी ले ली थी पापा जी का ध्यान रखने के लिए। अवनी ने बीमारी के दिनों में जिस हिसाब से दयानंद जी का ध्यान रखा था, उसकी वजह से उनके दिल में अवनी के लिए प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 7 दिनों में दयानंद जी काफ़ी बेहतर हो गए थे, इसलिए उन्होंने अवनी से कहा, अवनी बहू, अब तुम अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो, अब मैं ठीक हूँ। अवनी के बाद 3 दिनों की छुट्टी शौर्य ने ले ली। दयानंद जी मन ही मन में सोच रहे थे कि मैं तो इन दोनों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, फिर भी इन दोनों के दिल में मेरे लिए इतना प्यार और सम्मान है। शौर्य की माँ सही कहती थी कि उनका छोटा बेटा और बहू दोनों बहुत अच्छे हैं। इस बात को आज दोनों ने साबित कर दिया। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। दयानंद जी को भी अब वहाँ पर अच्छा लगने लगा था और प्रांसी वह तो अपने दादाजी को नई नई चीज़ें सिखाने में व्यस्त रहती थी। संडे के दिन वे सब एक साथ शॉपिंग करने के लिए निकलने वाले ही थे। दरअसल एक बार बातों ही बातों में दयानंद जी ने प्रांसी को बताया था कि वे वैष्णो माता के मंदिर जाना चाहते हैं। प्रांसी ने यह बात अपने मम्मी पापा को बता दी और फिर लगभग 2 महीने के बाद शौर्य और अवनी दोनों ने 7 दिनों की छुट्टी ले ली और वैष्णो माता के मंदिर जाने का प्लान बनाया। इसलिए वहाँ के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान खरीदना था, जिसके लिए वे सब एक साथ निकल रहे थे। शौर्य ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा सामने उसके बड़े भैया और भाभी खड़े थे। शौर्य ने उनको अंदर आने के लिए कहा और फिर उसने अवनी को बताया कि बड़े भैया और भाभी आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। दयानंद जी ने जब अपने बड़े बेटे और बहू को देखा तो उनके मन में बस एक ही सवाल आया था कि अब ये लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं, क्योंकि वे अपने बड़े बेटे और बहू को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वे लोग कितने लालची हैं। चाय नाश्ता करने के बाद सभी लोग बैठकर आपस में बातें करने लगे। तभी दयानंद जी ने अपने बड़े बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे पापा जी, दरअसल वो गांव वाला घर है ना, वहाँ पर अब तो कोई रहता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह घर बेच दें और अपने लिए शहर में एक मकान बना लूँ। दयानंद जी मन ही मन में मुस्कुराए। जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। ये दोनों मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी जायदाद के लिए आए हैं। लेकिन बेटा, जैसे गहने और साड़ियाँ सबने आपस में मिलकर बांटी थी, उसी तरह से उस मकान का भी तो बंटवारा होना चाहिए ना। अरे नहीं पापा, उस पर तो सिर्फ मेरा और छोटे का अधिकार है, बाकी किसी का नहीं। दयानंद जी कुछ बोलते उससे पहले ही उनकी बड़ी बहू बोल पड़ी, देखिए पापा जी, मुझे नहीं लगता कि शौर्य को उस मकान में हिस्सा चाहिए, क्योंकि शौर्य के पास तो अपना खुद का मकान है, तो फिर उसे इसकी क्या जरूरत है? हाँ बहू, मकान तो तुम्हारे पास भी है ना। पापा जी, हमारा मकान तो बहुत छोटा है, आप तो जानते ही हैं, और फिर अब बंटी भी तो बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग से कमरा चाहिए होगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि वो गांव वाला मकान और ये वाला मकान बेचकर एक बड़ा सा मकान ले लेता हूँ। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जब तुम बड़ा सा मकान ले लोगे तो उसमें मेरे लिए भी तो एक कमरा होगा ना, क्योंकि जब मैं वो मकान तुमको दे दूंगा तो फिर भला मैं शौर्य के पास क्यों रहूं? तो बड़ी बहू झट से बोल पड़ी, पापा जी, जब से अम्मा जी खत्म हुई हैं तब से आप शौर्य के पास ही हैं, और अब अगर मैं आपको वहाँ पर लेकर जाऊंगी तो फिर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जो मकान हमने देखा है उस मकान में 3 ही कमरे हैं। एक कमरे में मैं और ये रहेंगे, दूसरे कमरे में मीना रहेगी और तीसरे कमरे में तो लोग आते जाते रहेंगे। घर में एक गेस्ट रूम भी तो होना जरूरी है ना। दयानंद जी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वे दोनों उनको लेकर नहीं जाएंगे। वे तो बस ऐसे ही उनसे पूछ रहे थे। एक पिता की प्रॉपर्टी तो सबको चाहिए होती है, लेकिन पिता की देखभाल करनी हो तो फिर किसी को पिता नहीं चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद शौर्य ने कहा, पापा, वो मकान आप भैया के नाम कर दीजिए, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी जब आप यहाँ पर हमेशा मेरे साथ रहेंगे तो फिर मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? शौर्य की बातें सुनकर दयानंद जी को बहुत गुस्सा आ गया। शौर्य, इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। तुम्हारी बीवी ने जेवर और साड़ी सब छोड़ दिया और अब तुम भी मकान छोड़ रहे हो।
इतना दानवीर बनने की जरूरत नहीं है बेटा। जब इन लोगों ने मेरी पत्नी के गहने और साड़ी बांटी तो इन लोगों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मेरी पत्नी के सामान पर पहला अधिकार मेरा था, लेकिन इन लोगों ने मुझसे यह अधिकार भी छीन लिया। तभी प्रांसी अपने दादू के पास आई और बोली, दादू आप शांत हो जाइए, ज्यादा गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्रांसी बेटा तू अपने कमरे में जा, आज मुझे इनसे सब कुछ क्लियर करना ही पड़ेगा। प्रांसी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दयानंद जी का गुस्सा देखकर अवनी और सौर्य भी चुप हो गए थे। बड़ी भाभी को भी गुस्सा आ गया था। पापा जी, जब सौर्य और अवनी को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आखिर वह घर सौर्य और इनका भी तो है। बड़ी बहू, तुमको शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूँ, इसलिए वह घर मेरा है और वो घर मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। मेरे रहते उस घर पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो सकता है? अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। वह घर आज भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। उस घर को तुम लोग अपने दिमाग से निकाल दो। अपने घर का तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे घर की तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना। पापा जी, आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। बेटा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हम लोगों ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अगर कभी हम लोगों से मिलने का मन करे तो आ जाना, लेकिन उस घर को लेकर अगर कोई बात करनी हो तो दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखना। पापा जी का इतना सख्त रवैया देखकर अवनी और सौर्य भी हैरान थे। उसके बाद बड़े भैया और भाभी दोनों वहाँ से चले गए। अवनी और सौर्य की हिम्मत नहीं हुई कि वे अपने पापा से कोई सवाल जवाब कर सके। दयानंद जी ने अपनी पोती प्रांसी को बाहर बुलाया और फिर शॉपिंग के लिए निकल गए। दयानंद जी ने अपने लिए एक कुर्ता पैजामा लिया और बाकी सभी ने शॉपिंग की। दयानंद जी ने अपना वह मकान अवनी के नाम कर दिया। अवनी के नाम इसलिए क्योंकि सौर्य से ज़्यादा अवनी उनका ख्याल रखती थी, लेकिन दयानंद जी ने उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया। सबकी तैयारी पूरी हो गई थी। फिर वे घूमने के लिए निकल गए। वैष्णो माता के मंदिर में पहुंचकर दयानंद जी, अवनी, सौर्य और प्रांसी को बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन करके दयानंद जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो प्रांसी ने पूछा, क्या हुआ दादू, आपकी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी दादी की याद आ गई थी। तुम्हारी दादी मेरे साथ यहाँ पर दर्शन करने आना चाहती थी, लेकिन माता रानी ने तो उन्हें पहले ही अपने पास बुला लिया। प्रांसी ने अपने दादू को गले से लगा लिया। घूम फिरकर सभी लोग घर वापस आ गए और सब ने अपने अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। दयानंद जी 3-6 महीनों में अपने गांव वाले घर में एक राउंड लगा लिया करते थे। वहां जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सबसे मिलजुल कर वापस अपने बेटे के पास आ जाते थे। एक दिन बड़ा बेटा अपने गांव जाकर गांव के घर को बेचने के लिए 80 लाख में सौदा कर लिया। तब उसे पता चला कि वह घर तो अब अवनी के नाम पर है। यह सब पता होते ही बड़े भैया और भाभी फिर से अवनी के घर आ धमके और हंगामा करने लगे। सौर्य और अवनी पर इल्जाम लगाने लगे कि पापा की सेवा करना तो एक बहाना था, इनका असली मकसद तो गांव का मकान हड़पना था। बड़े बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर दयानंद जी ने बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उनकी एक न सुनी और बात यहाँ तक बढ़ गई कि बात हाथापाई तक उतर आई। तब दयानंद जी ने बड़े बेटे के गाल पर लगातार 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और बहू से कहा, तुम दोनों को बाप के पैसे चाहिए, सेवा नहीं। तुम्हें पता भी है छोटी बहू ने मेरी कितनी सेवा की। मेरी तबीयत खराब हो जाने से उसने अपने कॉलेज से छुट्टी तक ले ली, लेकिन उसने कोई बहाने नहीं बनाए और सौर्य ने भी पूरे मन से मेरी सेवा की। इसलिए मैंने वह घर अपनी मर्जी से अवनी बिटिया के नाम किया है। यहाँ तक कि इसके बारे में न तो अवनी को पता है न ही सौर्य को, और तुम दोनों इन निर्दोषों के ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। दयानंद जी की बातें सुनकर बड़े बेटे बहू को आत्मग्लानि हुई और वे दोनों शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लिए और वहां से चुपचाप बिना बहस किए चले गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी का कौन सा पात्र आपके दिल को छू गया और कौन सी घटना आपको कमेंट करने के लिए मजबूर कर दिया, और यह कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं
उम्मीद है दोस्तों यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।